तो ये पेपर बनता कहाँ से है? मतलब हाउ इज द यूजीसी नेट एग्जाम से? वही लोग क्रिएट कर रहे हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं। क्या ये पेपर प्रिडिक्टेबल है? 3 से 4 साल का साइकिल देखोगे, एक बहुत ही सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस बन रहे थे। तो क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं हो रहे सो इन कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करने का फिर सबसे प्रैक्टिकल वे क्या हो? कि उस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार बने हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो अक्सर पूछते हैं वो है पेपर 1 वर्सेस पेपर 2 का। पेपर 1 को कैसे यूज कर सकते हैं जीआरएफ लेवरेज? एनटीए ये चेक करना चाह रहा है कि एक एस्पिरेंट की थिंकिंग एबिलिटी, कंसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी। यूजीसी नेट एग्जाम की प्रेपरेशन के ड्यूरिंग सिर्फ सिलेबस पढ़ लेना या पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि इस पेपर में एक बहुत हाई अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर है। इसलिए ओवर द इयर्स इसके पैटर्न को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये एक वन ऑफ अ काइंड सेशन होने वाला है जो आपको पेपर की यानी कि यूजीसी नेट एग्जाम की सोल के बारे में बताएगा। क्योंकि पीवाईक्यूज और सिलेबस से आप कंटेंट तो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको पेपर को प्रिडिक्ट कैसे करना है और अपने आप को अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए तैयार कैसे करना है, वो यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। सो शिवानी मैम, जैसे कि हमने ये तो एस्टैब्लिश कर ही लिया कि इस पेपर में एक बहुत हाई अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर है, तो ये पेपर बनता कहाँ से है? मतलब हाउ इज द यूजीसी नेट एग्जाम सेट? मैम, मुझे नहीं लगता कभी भी किसी बच्चे ने इस बारे में कभी सोचा होगा या जानने की कोशिश की होगी। सो सबसे पहले तो हमें यही जानने की ज़रूरत है कि जिस पेपर को हम 6 महीने तक पढ़ते हैं, अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं, वो एक्चुअली बन कैसे रहा है, और वो जो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में इतनी चर्चा होती है, वो किस बेसिस पर बनाए जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली वही लोग क्रिएट कर रहे हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, जो उन फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हो गए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो गए। वो लोग जाकर के लार्ज चंक ऑफ क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद काफ़ी बार रिव्यू करने के बाद उसमें से 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं। एक प्रोफेसर क्वेश्चंस को क्रिएट करता है, दूसरा प्रोफेसर उनको रिव्यू करता है, डिफ़िकल्टी लेवल बैलेंस किया जाता है, और ऐसे 1000 स्क्रूटिनी के बाद फाइनली हमें हाथ में हमारा पेपर मिलता है। करेक्ट, बिल्कुल। मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूंगी इसमें कि पेपर एक्चुअली पैच वर्क से बनता है। सो विच मीन्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल बी कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देन उसमें से फाइनली चूज किए जाते हैं क्वेश्चंस, राइट? सो दैट्स ब्रिलियंट मैम। ऐश्वर्या मैम, जब हमने ये जान लिया कि पेपर कैसे बनाया जाता है, अब उसके बाद दूसरा सवाल जो हर यूजीसी नेट एस्पिरेंट के दिमाग में है, वो ये है कि क्या ये पेपर प्रिडिक्टेबल है? क्या हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इस बार मैम बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स में इन द जून साइकिल डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पीवाईक्यूज वाज रिपीटेड, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी हेवी फॉली ऑन देयर पार्ट। मतलब ये हमारी क्वालिटी को तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का एज इट इज रिपीट हो जाना तो नहीं होता है जनरली। होता क्या है कि क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं या टॉपिक्स रिपीट होते हैं इन अ वेरी डिफरेंट वे। अब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर भी करना चाहूंगी, कि जनरली आई हैव सीन अ 3 year साइकिल रनिंग। आई मीन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, उस टाइम पे हमारा सिलेबस नया नया पहली बार चेंज ही हुआ था, जुलाई 2018 वाला। सो 2018 टू अगर आप 2022 का साइकिल देखोगे, मैं उसमें एक साल स्किप कर रही हूँ बिकॉज कोविड आ गया था। सो वो जो आप 3 से 4 साल का साइकिल देखोगे, एक बहुत ही सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस बन रहे थे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड एरियाज भी कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहे थे, डिफरेंट फॉर्म्स। एंड देन 2022 के बाद यानी 2023 टू 2025 एक बहुत अलग पैटर्न क्वेश्चंस का देखा गया। एंड अब जब हम 2025 टू 2026 में आ गए हैं, आई वी सी अ वेरी डिफरेंट पैटर्न हैपनिंग और टेकिंग प्लेस। सो जो फिनोमिनन है, अगर आप देखो तो हर 3 साल में अपने आप को रीसेट करता है, एंड एवरी टाइम द रीसेट हैपन्स, कहीं ना कहीं वो पीवाईक्यूज का रेपिटेशन बीच में हमें देखने को मिल जाता है। बट आफ्टर एवरी 3 years द कॉन्सेप्ट्स जो पहले पूछे जा रहे थे, हो सकता है वो आगे ना पूछे जाए, अगली बार का स्टैंडर्ड कुछ और क्रिएट हो जाए। उसके लिए डेफिनेटली स्टूडेंट्स को पीवाईक्यूज करने की जरूरत है। आई डोंट थिंक वो जो पहले कहते थे कि 10 year पीवाईक्यूज करो, आई डोंट थिंक अब वो जमाना रहा है। अगर आप पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज भी कर लेते हैं, मोर ओवर पहले तो आप उस साइकिल को समझ लेते हैं, दूसरा फिर आप 3 years के पीवाईक्यूज को कर लेते हैं, सो मोर और लेस आपकी काफी हेल्प हो जाती है। डेफिनेटली मैम, मतलब बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन है ये,
और मुझे भी इसमें एक चीज़ ऐड करनी थी जो मैंने ऑब्जर्व की PYQs को ही ऑब्वियसली एनालाइज करते करते। पेपर को ना हम 100% प्रिडिक्टेबल भी कह सकते हैं और 100% अनप्रिडिक्टेबल भी कह सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं हो रहे, कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स में रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ आपको ये तो नहीं पता कि आपको कैसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, बट आप जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो अगर उसकी 360 डिग्री कवरेज ले लेते हो, तो चाहे उसमें से स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए, उस पर क्रोनोलॉजी आ जाए, वन लाइनर आ जाए या मैच द फॉलोइंग आ जाए, आप आंसर कर ही पाओगे। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। That's brilliant, ma'am. Thank you so much. So Shivani ma'am, now that we have established कि हमारे recent PYQs are very helpful and अगर direct questions ना भी repeat हो तो concepts repeat होंगे. So इन concepts को prepare करने का फिर सबसे practical way क्या होगा? Yes ma'am. So है इसका practical way preparation का। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अब एनालाइज करने से मतलब यहाँ रीड करना नहीं है, ये बहुत डिफरेंट वे में करना होगा। सबसे पहले तो आपको पेपर देख करके यूनिट वाइज वेटेज पता चल जाती है, साथ ही साथ टॉपिक वाइज वेटेज भी पता चल जाती है। मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सचमुच में ही हाई वेटेज वाला है, जो बार बार एक्चुअली में रिपीट हो रहा है। हो सकता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक फाउंडेशनल टॉपिक है, इस वजह से वो रिपीट हो रहा है। वहाँ से आपको वेटेज का अंदाज़ा लग जाएगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा काम ये है कि आप उस टॉपिक की 360 डिग्री नॉलेज अक्वायर कैसे करोगे। आप ये देखो कि उस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार बने हैं। कभी आप एक्सपीरियंस करोगे उसमें मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, कभी आप एक्सपीरियंस करोगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हर एक तरीके का क्वेश्चन देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी बाउंड्री क्या है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, कि मैं क्या क्या पढ़ूँ इसके बारे में ताकि मेरा ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। इसके थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे अपकमिंग अटेम्प्ट में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। क्या इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि एनटीए कुछ कॉन्सेप्ट्स को या क्वेश्चंस को, एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स को ही बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है एग्जामिनर का या जो सेट कर रहे हैं उनका? ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, बिकॉज इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी ही मास्टर्स है, सो कहीं ना कहीं जो किसी भी इंडिया में जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज हैं उनके बैचलर्स एंड मास्टर्स के सिलेबस से ही इस पेपर का सिलेबस निकाला जाता है। नाउ बिकॉज इंडिया में बहुत सारी स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, सबका सिलेबस इनकॉर्पोरेट करना तो पॉसिबल नहीं होता। सो जितनी भी मेजराइज से सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कुछ ओवरलैपिंग यूनिट्स एंड टॉपिक्स एंड एरियाज हैं, जो मोस्टली ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70 to 80% ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को डेफिनेटली सिलेबस में भी इंकॉर्पोरेट किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते भी इन्हीं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं। सो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रॉबेबली उस यूनिवर्सिटी का ही वो कोई सिलेबस आपको पेपर में दिख रहा होता है। सो डेफिनेटली इंडिया का जो हायर एजुकेशन कारिकुलम है, फ्रेमवर्क है, सिलेबस है, वहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एरियाज आते हैं। और क्योंकि यूनिवर्सिटी सिलेबस ओवर ईयर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें भी नेट में बार बार वही क्वेश्चंस रेपिटेशन में देखने को मिलते हैं। शिवानी मैम, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो अक्सर पूछते हैं वो है पेपर 1 वर्सेस पेपर 2 का। सो एज पेपर 1 इज, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट्स वेरी अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल। सो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पेपर 1 पे रिलाई करते हैं अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए या जेआरएफ के लिए। सो आप बताइए स्टूडेंट्स इफेक्टिवली पेपर 1 को कैसे यूज कर सकते हैं जेआरएफ लेवरेज में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज पेपर 1 के बारे में ये समझ में आता है पेपर को देख करके कि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स का रिपीटेशन है या पीवाईक्यू रिपीटेशन है वो पेपर 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ऑल्सो यहाँ पे आपके कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके लिए आपको, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि आपका सिलेबस कवर करने के लिए कम है और मार्क्स आप उससे बहुत इजीली फेच कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे यूनिट्स भी आपको बहुत एक तरीके से इजीली मार्क्स दे सकते हैं। देन कुछ यूनिट्स आपके जैसे लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, वो सिलेबस बेस्ड नहीं है। तो अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग आपको आती है तब आप उन क्वेश्चंस को आराम से आंसर कर पाओगे। तो आप अगर पेपर 2 के किसी भी यूनिट में कहीं लैक कर जाओगे या किसी भी तरीके की कोई कमी रह जाएगी तो वो पेपर 1 के थ्रू कॉम्पनसेट हो सकती है। ऑल्सो हमारा पेपर 2 में स्पेशलाइजेशन होता है, इंटरेस्ट एरिया होता है, तो इस वजह से हम उसके ऊपर वैसे भी ज़्यादा फोकस दे देते हैं। बट इसी वजह से पेपर 1 थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट्स का कभी कई बार क्वालिफाई ना करने का
कई बार क्वालिफाई ना करने का कारण ये भी एक है कि वो पेपर 1 को ध्यान नहीं दे पाते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ से मार्क्स डेफिनेटली फेच किए जा सकते हैं और स्कोर इम्प्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल। और मैम मार्केट में एक स्कैम भी चलता है ना कि अरे पेपर 2 बहुत ही इजी आ गया तो कट ऑफ बहुत ही हाई चली जाएगी, Right. या पेपर 2 बहुत ही डिफिकल्ट आ गया तो कट ऑफ बिल्कुल ही ड्रॉप कर जाएगी। अक्सर हम ये भी भूल जाते हैं कि पेपर 1 भी है जो हमारी मेरिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। Right. इट्स नॉट अ क्वालिफाइंग पेपर। यस, उसकी वेटेज हाफ है, बट 100 मार्क्स इज अ लॉट। आज के टाइम में अगर कोई स्टूडेंट पेपर 1 में 80 प्लस क्वेश्चंस नहीं लेकर आ रहा, उसको तो जेआरएफ भूल ही जाना चाहिए। किसी भी हालत में उसका जेआरएफ तो हो नहीं रहा है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन भी देख रहे हैं, प्लीज, जस्ट बिकॉज इस बार भी हमारे कुछ सब्जेक्ट्स में पेपर 2 बहुत ही इजी आ गया था एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर स्कैर्ड कि कट ऑफ तो स्काई रॉकेट कर जाएंगी, वो ये भूल रहे हैं कि उन्हीं पेपर्स में पेपर 1 वाज इक्वली डिफिकल्ट, दैट वुड कंट्रोल द कट ऑफ्स। ऑल्सो मैम बच्चे अक्सर पर्सनली मुझे मैसेज करके ये चीज़ बोलते हैं कि मैम हमारा 1 मार्क से जेआरएफ रह गया, 2 मार्क से नेट रह गया। उनको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहीं पे आपकी कमी रह जा रही है जो आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। आप पेपर 2 को साफ साफ देख पाते हो, लेकिन पेपर 1 आपका बहुत एरियाज में निगलेक्ट हो जाता है और आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हो। अगर आप वहीं से थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप अपने एग्जाम में दे सकते हैं। ओके एस्पिरेंट्स, अब ये सवाल आपके लिए भी है, एक आइडियल एस्पिरेंट कैसा होना चाहिए बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक इसका आंसर तो हमें कमेंट्स में स्टूडेंट्स ही दे देंगे, बट एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, आई फील आइडियल स्टूडेंट वो है जो सिर्फ अपने सिलेबस को ही नहीं समझ रहा, बल्कि वो खुद की प्रिपरेशन को भी एट अ मेटा लेवल देख रहा है, मेटा प्रिपरेशन कर रहा है। आई मीन आप स्टूडेंट होते हुए खुद के टीचर बन जाओ, तो आप पेपर का पैटर्न समझो, आप पेपर के साइकिल्स को समझो, फ्रेमवर्क को समझो, सिलेबस को पीवाईक्यूज के साथ इंटरसेक्शन में स्टडी करो एंड सब कुछ मत पढ़ो, समझ लो कि क्या जरूरी है, कितना जरूरी है। इट्स नॉट अ पेपर जहाँ पे आपको 100% स्कोर करना है। इट्स अ पेपर वेर इन सर्टन कट ऑफ रेंजेस हैं आपकी, आपको उस कट ऑफ रेंज तक पहुंचना है। उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये समझदारी से स्टूडेंट तैयारी करे, सिर्फ पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2 पे हेविली रिलाई ना करे, सब कुछ पढ़ने की कोशिश ना करे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसा हमने डिस्कस किया, पेपर की सोल, पेपर की एसेंस को समझ ले। ऐसा क्वेश्चन नेट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट है। मैंने भी मतलब इतने सालों से यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ा करके ये समझा है कि कभी कोई टाइप का क्वेश्चन डोमिनेट होने लगता है, जैसे क्रोनोलॉजी बेस्ड हो गया, कभी स्टेटमेंट बेस्ड डोमिनेट होने लगता है, कभी कुछ डोमिनेट होने लगता है। ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि एनटीए ये चेक करना चाह रहा है कि एक एस्पिरेंट की थिंकिंग एबिलिटी, कंसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी, ये सभी चीज़ें कैसी हैं और क्या ये सारी चीज़ें एक एस्पिरेंट में एक साथ मिल रही हैं। अगर हर एक चीज़ 100% लेवल पर नहीं है तो क्या हर एक चीज़ का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक आइडियल कॉम्बिनेशन बच्चे के अंदर है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएगा और जिस कॉन्सेप्ट को आज खुद पढ़ रहा है उस कॉन्सेप्ट को हज़ारों को जाकर के पढ़ा पाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। और ये भी रियलाइज़ किया है मैंने कि हम अक्सर अपकमिंग अटेम्प्ट को हमेशा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इसकी बजाय अगर हम यूजुअल जो एनटीए का यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको एक बार ढंग से समझ लें और ना कि प्रिडिक्ट करें, तो हमारे लिए हर अटेम्प्ट आसान हो जाएगा और हमें कभी भी पेपर नया नहीं लगेगा देखने में। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। वेरी ब्यूटिफुली सेड मैम। और आपकी बात से मैं एक लास्ट मतलब फॉर द एंडिंग नोट में एक बात कहना चाहूँगी जो मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स के लिए भी है कि while you prepare for the exam, always remember, मतलब always study as a teacher। याद रखो कि ये जो आप पढ़ रहे हो ये कल को आपने अपनी क्लासरूम्स में अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है, या एज अ रिसर्च स्कॉलर आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। सो वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट योर स्टडी मटेरियल एज सच, ऑटोमेटिकली आप उस मटेरियल को एक नई क्रिटिकल लेंस से देखने लग जाते हो। आपकी एनालिटिकल दिमाग ऑलरेडी और तेज से चलने लगता है, एंड वो आपको तो बेनिफिट देगा ही देगा, बट वो फ्यूचर में आपको एक बहुत ही ब्रिलियंट टीचर और रिसर्चर भी बनाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या मैम। थैंक यू सो मच शिवानी मैम फॉर दिस वेरी इनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन, एंड आई एम श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स सिर्फ दिसंबर 2026 ही नहीं बल्कि आने वाले अटेम्प्ट्स की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये एक मस्ट वॉच वीडियो होनी चाहिए। बिल्कुल। सो डियरेस्ट लर्नर्स, ये थी शिवानी मैम मेरे साथ, और हम लोगों ने मिलकर यहाँ डिस्कस किए हैं वो एक्चुअल प्रैक्टिकल फैक्ट्स, टिप्स एंड एडवाइसेस जो किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यूजीसी नेट के नेक्स्ट साइकिल की बिगिनिंग हो चुकी है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी जोरों शोरों से प्रिपेयर कर रहे हैं,
लेकिन प्रिपरेशन कर लेने से ही कुछ नहीं होगा, सही प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है और सही डायरेक्शन दिखाना है हमारा काम, टीचर्स का काम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कैसा लगा कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं इस एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग, डू राइट टू अस सो दैट वी कैन क्रिएट अ सेपरेट टॉक शो ऑन दैट। फिर से मिलेंगे मैं और शिवानी मैम आप सबको।